नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसको लोग छूने से भी डरते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं अजमेर टू संभल। ये एक ऐसा विषय जिस पर पूरे देश में धार्मिक दंगल हो रहा है। इस दंगल पर चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि सियासत इस पर किस कदर हावी है। कानून तो अपनी जगह है, लेकिन सियासत बहुत ज़बरदस्त तरीके से हावी है और वही इस पूरे मामले में गंदगी पैदा कर रही है। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं कि इस मामले में गिरिराज सिंह और असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं। इनको सुनते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह है उसको बोल रहे दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें लोग कह सकते हैं कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं। बेशक ये गलत बात है कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, लेकिन ये सब पर लागू करने की ज़रूरत है। दरअसल मीठा गप और कड़वा थू। देश बेशक संविधान से चलेगा, लेकिन कोर्ट के आदेश पर सर्वे नहीं चलेगा। अगर सर्वे होगा तो फिर हिंसा होगी। इसी दो तरह की बातों पर देश थोड़ा सा भ्रम में है, द्वंद्व में है। हम विस्तार से बात करेंगे अजमेर टू संभल पर जो दंगल है वो क्यों हो रहा है, और संविधान की बात करने वाले संविधान को कब मानते हैं? जब सुविधा होती है। तो सुविधा का संविधान भी हम कह सकते हैं। इस पूरे मामले में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्काइप पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चर्चा में कोई लंबी भूमिका नहीं बनाना चाहता, लेकिन देश में जो स्थिति है वो ये कि सब मिलकर रहें, लेकिन अदालत की बातों को भी मिलकर माने। अगर ये बात लागू हो जाती है तो फिर किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती। दरअसल हिंदू भी अगर सुविधा से संविधान मानेगा तो देश नहीं चलेगा, मुसलमान भी अगर अपनी सुविधा से संविधान मानेगा तो भी देश नहीं चलेगा, और राजनीतिक दल अपनी सुविधा से संविधान मानेंगे तो भी देश मुश्किल है। शर्मा जी, मैं शुरुआत आपसे भी करना चाहूँगा कि ये जो सारा मामला है, कहीं ना कहीं लोग सुविधा से संविधान को मानने की बात कर रहे हैं। जब उन्हें उससे दिक्कत होती है तो कहते हैं कि जूते की नोक पर है, और जब दिक्कत नहीं होती तो कहते हैं संविधान सिर माथे। आपकी राय? ये मंदिर मस्जिद का जो मामला है, वैसे तो जो इतिहास है वो शायद और भी चीज़ों को ज़्यादा बताए आंकड़ा, लेकिन हमें जो उपलब्ध आंकड़ा वो ये कि 1800 ऐसे मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, और ये 8वीं 9वीं सदी से लेकर आज़ादी के पहले तक की बात है। आपकी राय? अगर अदालतें किसी याचिका पर कुछ सर्वे का आदेश देती है तो इसको सबको मिलजुल कर मानना चाहिए बजाय कोई विवाद करने के। आप इस पूरे मसले पर किस ढंग से सोचते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के अगर अपन संविधान को मानते हैं और न्यायालय ने अगर कहा है कि सर्वे करो, तो स्वाभाविक रूप से सर्वे की अनुमति दी जानी चाहिए। एक बात हुई, और इस पर किसी को भी उपद्रव नहीं करना चाहिए। ये तो ठीक उसी प्रकार हो गई कि हाथ में हथियार लेकर के ताकत से आपको कानून को दबाना और कानून को डराना। एक बात हुई।
दूसरी बात, ये जो सारे आपने 1800 का जो फिगर बताया है, ये 3 अलग अलग फिगर मिलते हैं। जी। कहीं ये फिगर 2600 का मिलता है, कहीं 2200 का मिलता है, कहीं 1800 का मिलता है। ये अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग अपन को फिगर मिलता है। कई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राघवेंद्र जी, अगर उनको धर्मस्थल अगर बनाना था तो खाली पड़ी जमीन पर उन्होंने क्यों नहीं बनाया? उस समय तो इतनी आबादी थी नहीं भारत की जितनी आज है। और खाली पड़ी जमीन पर ना बना करके जो बने हुए मंदिर थे, बने हुए धर्म स्थल थे, उनको तोड़ करके उनका रूपांतरण किया, जो उनके खुद के अपने मजहब के सिद्धांत के विपरीत है। नबी हुजूर ने फरमाया था कि किसी विवादित स्थल पर पढ़ी गई नमाज कबूल ही नहीं होती। तो कुल मिलाकर के, लेकिन वो ताकत से और लूट की दृष्टि से उन्होंने वो बनाया। आज अगर लोग अदालत जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ न्याय का सम्मान करना चाहिए, और खुद मुस्लिम समाज को भी आगे रह करके भाई खाली पड़ी जमीन पर ले लें। जैसे अयोध्या का हुआ, अयोध्या में उनको जितनी 2.77 एकड़ जमीन पर थी अयोध्या का मंदिर, उसके बदले में 5 एकड़ जमीन उनको मिली। तो ठीक उसी प्रकार खुद मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए कि भाई जो पहले गलतियां हो गई वो ठीक है, अगर आपका मंदिर है और लग रहा है तो ये आप संभालिए, हमको मस्जिद के लिए दूसरी जगह दे दीजिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। तो लेकिन ये हाथ में पत्थर लेकर के पुलिस वालों पर हमला करना, ये मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कानून से खिलवाड़ कोई ना कर सके। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी। दरअसल मसले 2 तरह के हैं। एक तो ये कि ये विवाद उठाए क्यों जा रहे हैं। ये विवाद इसलिए उठाया जा रहा है, एक तर्क हो सकता है कि अब ऐसी सरकार आई है जो हमारी बात को सुन रही है, और कई वर्षों से, कई सदियों से जो चीज़ें दबी पड़ी थी उसको सुलझाने का मौका है, और आज़ादी के वक्त अगर ये सुलझ जाती तो आज इतनी उलझनें नहीं होती। दूसरी बात यह कि आज़ादी के बाद अल्पसंख्यक वर्ग को जितनी सुविधा और ताकत दी गई, उसके चलते कुछ ऐसे फैसले भी हुए जो ठीक नहीं थे, उनको सुधारने पर भी दिक्कत जा रही है। चाहे वो वक्फ बोर्ड की बात करें, वर्शिप एक्ट की बात करें, या दीगर मामलों की बात करें। अब सीधी सी बात है कि जो गलतियां हुई है उसको सुधारना चाहिए या उसको यथावत रखा जाए, एक चीज़। दूसरा, मैं 2 वाक्य पड़ोसी देश की तरफ ही बोलूँगा। जिस बांग्लादेश को भारत की मदद से आज़ादी मिली, उस बांग्लादेश में लोकतंत्र था, उसमें सबको साथ रहने वाला संविधान था। अब उस बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, वहाँ सबको साथ में लेके चलने की बात खत्म हो रही है, और पूरा देश इस्लाम की तरफ जा रहा है। इस पर पूरी दुनिया चुप है, भारत भी चुप है। तो भारत के भीतर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कानून के आदेश का पालन करने के मामले में कहती है कि ये सांप्रदायिकता की बात है। आपकी राय, अगर कोर्ट का आदेश है सर्वे करने का, किसी निजी संस्था का आदेश नहीं है, न सरकार का है, तो सर्वे में दिक्कत क्या है? और अगर सर्वे में दिक्कत हो रही है तो ऐसे लोग फिर संविधान की बात क्यों करते हैं? आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, क्या है कि जितने भी मंदिर और मस्जिद हैं, लगभग इनके रिकॉर्ड भारत सरकार के पास में है और पुरातत्व विभाग के पास में इनके रिकॉर्ड दर्ज है। और ये कहाँ मंदिर, मस्जिद की जगह मंदिर बनाया गया है और मंदिर की जगह क्या तोड़ा गया है, तो तमाम चीजें सरकारी दस्तावेज में शामिल है। चूंकि होता ये रहा कि वर्षों से इन दस्तावेजों को किसी ने देखा नहीं, और जगह जगह थोड़े थोड़े रिसर्च उभर करके सामने आए, तो वो भी इतने आगे तक नहीं निकल पाए कि जिनके ऊपर कुछ हो सके। तो दूसरी क्या होती कि यहाँ चीजें स्पष्ट हैं, लेकिन हुआ ये है कि इतने वर्षों के अंदर आजादी के बाद में आप ये कहें कि आत्मचिंतन बढ़ गया लोगों का, या लोगों में जागरूकता आ गई जिसको लेकर के, और यहाँ इस जागरूकता का दूसरा रंग दे दिया गया है। देखिए, किसी को कोर्ट के निर्णय से या न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है उससे किसी को मतभेद नहीं होता, न कोई उसको मानने से इनकार करता है। सबसे बड़ी चीज है कि इन सब चीजों में सरकार को या प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए कि इस तरीके की हवा ना फैले देश में कि किसी मसले को लेकर के दंगे फसाद की स्थिति पैदा हो गई। तो प्रथम दृष्टया तो सरकार को बिल्कुल एक्टिव या कठोर कदम उठा लेना चाहिए, इसको बिल्कुल लिंगरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जगह से यदि इस तरह की पथराव या आगजनी या दंगे की बातें उठेंगी तो ये पूरे देश में फैलेंगी। तो यहाँ तो पहली चीज है कि कंट्रोल कर लेना चाहिए दोनों समुदायों के बीच में बैठ करके, तो इसको नियंत्रित करना चाहिए। और देखिए क्या है कि तमाम चीजें बातचीत से, आमने सामने बैठ करके बातचीत से होती है, और राजनीतिक परिवेश
इस तरीके का हिंदुस्तान का है कि यदि बिठाल दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है, दूसरे वर्गों की हिम्मत नहीं है कि सरकार के सामने बोल सके। तो सरकार की ताकत और सरकार की लाठी बहुत तगड़ी है, तो इस चीज को तो लोगों को मानना चाहिए, तो इसको रोकना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके हो ये रहा है कि मामले ये धार्मिक है, लेकिन इसको रंग दे देते हैं राजनीतिक, और राजनीतिक रंग जब किसी चीज को दिया जाता है तो वो बहुत बढ़ चढ़ के होता कुछ और है, लेकिन उसका सच पता नहीं उसमें क्या क्या जुड़ता जुड़ता आगे जाकर के वो ऐसी शक्ल पैदा कर लेता है कि लोगों के बीच में तनाव पैदा कर देता है। तो पहली चीज तो स्पष्ट कर देनी चाहिए कि ठीक है, ये मामला है, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, और ये कोर्ट का डिसीजन है, ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसको हवा मिली जरा सी भी तो ये पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये मसला है, हिंदुस्तान में मसला नहीं है, बल्कि समुद्र पार तमाम देशों में जहां 3-4 समुदाय के लोग, जिनकी संख्या अधिक है, जिनकी संख्या कम है, ये तमाम पूरे विश्व स्तर पे फैल गया ये मामला। और हर जगह, हर देश में आपको ये छोटी छोटी लड़ाइयां, कहीं बड़े बड़े ये सब चीजें दिखाई देने लगी हैं। और इसको हो क्या रहा है कि कहीं की भी सरकारें इन मसलों को रोकने में अक्षम साबित हो रही हैं या फिर कठोर निर्णय नहीं ले पा रही हैं। तो यदि मानसिकता है रोकने की, देश को बचाने की, तो ऐसे मामलों को बड़ी कठोरता के साथ में निपटा देना चाहिए। बिल्कुल, तब जाकर के ये हिंसा, इस तरीके के मामले रुक जाएंगे। नहीं तो ये आंधी चलेगी। अभी तो आपको संभल से आंधी दिखाई दे रही है, ये आंधी पूरे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में फैल जाएगी। आप ये बताइए, पूरा हिंदुस्तान है, आपका ऐसा कौन सा गांव है, ऐसा कौन सा शहर है जिस शहर में मंदिर और मस्जिद नहीं है? तो हर जगह से आग उगलेगी, हर जगह से आग उठेगी, और इसकी लपटों में पूरे देश का जनमानस या आम जनता उसके लपेटे में आ जाएगी। तो जिस विकास को हमने 70 सालों में देखा है, वो 7 सालों में, 10 सालों में नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये तो मानव संस्कृति को पूरा नष्ट कर रहे हैं। आपने ठीक कहा। असल में इसमें अगर सख्ती से काम किया जाएगा और सियासत नहीं होगी, तभी ये मसले हल होंगे। मैं एक समंदर पार का उदाहरण देना चाहूँगा। मसला थोड़ा सा मुझे तो ठीक लगता है, बाकी लोगों को शायद इसमें, क्योंकि जब इजराइल कुछ करता है तो देश में फ़िलिस्तीन की बात होती है, लोग संसद में फ़िलिस्तीन जिंदाबाद भी बोलते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर इजराइल पर कोई गड़बड़ी करता है या इजराइल में कोई गड़बड़ी करता है, तो इजराइल की सरकार जिस कठोरता से काम करती है, वैसी कठोरता की ज़रूरत है। सवाल ये नहीं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन का मामला है, मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूँ जिसका आप कह रहे हैं कि सरकारों को चाहिए कि वो सख्ती से काम करें। अगर सियासत होगी तो दिक्कत जाएगी। होता यह है कि देश में जो वैचारिक आज़ादी के नाम पर लोग अनर्गल बातें भी करते हैं। अगर अनर्गल बातों को अभिव्यक्ति के नाम पर नहीं रोका गया तो फिर लोग उस आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं। एक शब्द हिंदी में स्वेच्छाचारिता, लोग स्वेच्छाचारिता को रखकर अभिव्यक्ति की बात करते हैं, जबकि वो स्वेच्छाचारिता है, हुड़दंग है और कुछ भी बोलना है। तो इसमें फ़र्क करना पड़ेगा। संविधान की बातें तो करते हैं, लेकिन आचरण संविधान के विरुद्ध जाता है। हम राठी जी, मैं आपके पास आऊँगा। देश में 10 ऐसी मस्जिदें हैं जो तेलंगाना में भी है। हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भोजशाला की बात है, धार में, वो विवादों के हैं, वहाँ भी सर्वे हो रहा है। रिपोर्ट्स जा रही हैं कि उसमें वो क्या थी, मस्जिद थी कि मंदिर था। उज्जैन में भी एक मामला है। ये मध्य प्रदेश की 3 चीज़ें हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में अजमेर का मामला भी है। तो ये बहुत सारी बातें, हम संख्या पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इस भावना पर जा रहे हैं कि कानून का राज कितनी ताकत से चलना चाहिए और सरकारों को इस पर अमल करने में कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है, जो डॉक्टर राहुल रंजन जी बोल रहे हैं। आपकी राय? देखिए, देश तो संविधान से चलेगा और संविधान में कानून जो बने हुए हैं वो कानून का पालन करना हर समाज का, हर जाति विशेष का, राजनीतिक लोगों का और सबका दायित्व है। ये सब विषय इसलिए ज़्यादा वो गंभीर और इस ढंग से जो वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही है, ये राजनीतिक हस्तक्षेप जब इन चीज़ों में होता है। भाई कोर्ट में कोई गया, अगर किसी का विरोध है तो उसकी अपीलेंट कोर्ट में जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे जगह से जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई जिसको तकलीफ है वो कोर्ट में गया है और जिसको उससे तकलीफ होगी वो भी कोर्ट में जाएगा। तो चीजें तो चल सकती हैं आगे तक, और न्यायालयीन प्रक्रिया संविधान के दायरे में जो होगी, जो सर्वे बताएंगे, वो उस चीज का पालन आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी समाज के हों। लेकिन जो राजनीतिक रंग उसके बहाने से
अपने वोट को चमकाने के लिए देश में जो विषय, जो जरूरत के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब से भटकाने का जो प्रयास राजनीतिक लोग करते हैं, इसकी आड़ लेके, उसका मुझे विरोध है। बिल्कुल, उस चीज से विरोध नहीं है कि जो हो रहा है वो न्यायालयीन प्रक्रिया में होना चाहिए। कमल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल सरकार को ऐसे लोग मदद कर रहे हैं इन मुद्दों को राजनीतिक रंग देकर। अब देखिए कि ये मुद्दा पूरा कानूनी है और इसको रंग कौन दे रहा है? विपक्ष दे रहा है। विपक्ष को चाहिए था कि वो इस पर यह कहते कि साहब सर्वे का आदेश हुआ है, सर्वे कराया जाए। अब सर्वे को अगर आप पॉलिटिकल रंग देंगे तो सरकार को बचने का मौका है ना महंगाई के मुद्दे पर, सरकार को बचने का अवसर है बेरोजगारी के मुद्दे पर। इस पूरे मामले में विपक्षी कलर जब करता है तो सरकारें फायदा उठाती है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, देखिए सब ये भी अलग विषय है, लेकिन जब ऐसी चीजें होंगी तो इंटरनेशनल लेवल पे जब ये मैसेज जाएगा, तो जो आज हम कल्पना कर रहे हैं हमारे देश के लिए कि इंटरनेशनल लोग यहाँ आएंगे, यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे, हमें रोजगार मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा, तो इन सब चीजों से भी देश पीछे हटता है। तो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, राजनीति इस मुद्दे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ऐसे दंगे फसाद हमारे देश हित में कदापि नहीं है। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, ठीक बात तो है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात तो यह है कि सब जो चिंता जता रहे हैं शर्मा जी, दरअसल सरकारें अब उस मोड पर हैं कि इस तरह के कोई अशांति या दंगा होगा तो सरकारें उसको कठोरता से निपटेंगी। अभी शुरुआत में एक दो बार ऐसा जरूर हो रहा है कि संभल की घटना थोड़ी सी आगे निकल गई है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी अगर कहीं कुछ घटना होगी तो जैसा संभल को भी नियंत्रित कर लिया गया है और वहाँ भी उन सब लोगों के फोटो बाजार में दे दिए गए हैं जिन्होंने दंगा किया था, और ये भी कहा जा रहा है कि उन दंगाइयों से उस क्षति की वसूली की जाएगी। मुझे लगता है कि सरकारें तो ठीक ट्रैक पर जा रही हैं, हम ये नहीं कहते कि वो 100% ठीक कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने तो ये साबित किया है कि अगर वहाँ कोई हिंसा होगी तो वहाँ की सरकार उस तरह की हिंसा को देर से सही लेकिन काबू करने में सक्षम है। आपकी राय? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है, और जिन लोगों ने सांप्रदायिक राजनीति की है देश में, उनको भी सबक ले लेना चाहिए। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से कांग्रेस नेताओं से अनुरोध करता हूं कि उनकी सांप्रदायिक जो नीति रही है और तुष्टीकरण की जो नीति रही है उसको अब वो कृपा करके त्याग दें। मुझे आप ये बताइए, अगर हम खुद को सेकुलर देश कहते हैं तो हिंदू के लिए कानून अलग है, हिंदू कोड बिल, मुसलमान के लिए अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, हिंदू की लड़की की शादी की आयु अलग है, मुसलमान की लड़की की शादी अलग है, मंदिर की पेटी खुलेगी तो वो कलेक्टर के सामने खुलेगी, महाकाल मंदिर की, लेकिन वक्फ में और चर्च में कलेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये जो इस तरह के सांप्रदायिक कानून बनाए हैं, और अगर अल्पसंख्यक को अधिकार है तो कश्मीर में अल्पसंख्यक को अधिकार क्यों नहीं है? तो कहने का अर्थ जो है अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर आप देंगे, कहेंगे सेकुलर के लिए, और काम करेंगे सारा का सारा बिल्कुल एक प्रकार से सांप्रदायिकता का काम करेंगे। आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड को यह अधिकार किसने दे दिया? किसने अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया कि वो जिस पर उंगली रख देगा वो उसकी जमीन है और दूसरा पर अपना प्रमाणित करेगा साहब ये इनकी नहीं है, ये मेरी है? तो कुल मिलाकर के ये जो इस तरह के कानून आज़ादी के बाद से जो सांप्रदायिक बनाते रहे कानून, मैं समझता हूँ अब उनको थोड़ा सा अलग होना चाहिए। और जो लोग सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपराधियों पर काम कर रहे हैं, अपराधियों को धर्म की आड़ में बचाने का काम तो राजनीति करती है। आप मुझे ये बताइए, फर्जी वीडियो जारी हुए हैं संभल के, उसमें जो 4 लोग मरे हैं, जो गोलियां चली हैं वो तुर्क में और पठानों में गोलियां चली हुई हैं, लेकिन उसमें पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। 315 का कारतूस जो है वो पुलिस वाले तो रखते ही नहीं, वो भीड़ में बरामद हुए हैं। तो फिर कैसे कैसे हथियार के साथ अचानक भीड़ हुई, तो वो भीड़ किसने इकट्ठी की, और वो भीड़ सारे के सारे पुलिस पर पथराव किए। तो ये जो योजना होती है दंगाइयों की कि पहले पुलिस को टारगेट करो फिर घरों पर आग लगाओ, फिर मैंने तो देखा था किसी चैनल पर एक परिवार की महिलाओं को अगर पुलिस बचा करके ले जा रही थी तो उसमें पथराव हो रहा था। तो इस तरह की ये जो सांप्रदायिक लोगों को संरक्षण राजनीतिक दल करते हैं उनको बंद करना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा चर्चा, समय तो कम है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये जो दंगे होते हैं वो हिंदू और मुसलमान इस देश के साथ में रहने वाले लोग हैं, और अब तो 75 साल तो आज़ादी के बाद साथ रह ही रहे हैं, लेकिन भारत का मुसलमान दुनिया के मुसलमान से अलग है क्योंकि ये कन्वर्जन के बाद मुसलमान बना है। ये कोई अरब से नहीं आया मुसलमान, वो कहीं ना कहीं उसके अगर पीढ़ियाँ देखेंगे, पुश्तें देखेंगे तो वो हिंदू निकलेगी। तो भारतीय मुसलमान को मैं थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखता हूँ, उसमें उतनी कट्टरता और उतना
एक तरह से बैर भाव नहीं है धर्म के हिंदुओं के प्रति जितना दीगर जगह पर है। एक बात और राहुल जी मैं इसमें जोड़ूंगा कि ये जो हिंसा हो रही है, हमको सिर्फ इस पर नहीं आना चाहिए कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, इसमें वैश्विक देश भी जुड़े हुए हैं। इसमें चीन का हाथ हो सकता है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इसमें जो भारत के पड़ोसी देशों में जो आतंकवादी संगठन काम करते हैं उनका भी हाथ है, और भीड़ के अंदर ऐसे लोग आके हिंसा करते हैं जो कई बार उस शहर के होते नहीं हैं। तो ये सब देखने की जरूरत है, और इसमें इंटेलिजेंस जो सर्विस होती है वो भी जरूर काम कर रही होंगी भारत में कि ये आखिर घटनाएं एकदम तिल का ताड़ क्यों बन रही हैं। तो इसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ तक मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि अमेरिका जैसे देशों का भी हाथ है कि भारत के भीतर सांप्रदायिक हिंसा की जाए, ताकि यहाँ का जो विकास का पहिया वो थोड़ा रुक जाए और देश हिंसा की भेंट चढ़ने लग जाए। इसमें बहुत सारे संकट है और बहुत सारे दुश्मन है। खाली हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये तो पैदा किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान तो एक साथ रहते आए बहुत दिनों से, कानून कितने भी जबरदस्त बना दिए गए हों, लेकिन इसके बाद भी वक्फ बोर्ड ने कोई इसके पहले नहीं कहा था कि ये हमारी जगह है। कानून तो पहले से बना हुआ है, लेकिन ये चीजें उकसाई जा रही है और इसमें विदेशी ताकतें भी शामिल है। आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, अफसोस तो इस बात का होता है कि 21वीं सदी का ये भारत है, और 21वीं सदी के भारत में ये भी देखने को मिले तो ये तो गुलामी ही अच्छी थी, इससे तो यहाँ सोचने को बाध्य होना पड़ता है। तो ये कहना है कि काश ये मंदिर और मस्जिद और ये पाषाण आज के युग में यदि बोल पाते ना तो ये चीजें तो होती नहीं, और मैं समझता हूँ यदि बोल देते ना तो बोल नहीं पाते ये मंदिर और मस्जिद। वो रोते जरूर कि ये मनुष्य किस स्थिति में आज पहुंच गया है कि उनको लेके, पाषाणों को लेके लड़ रहा है, पाषाणों को लेकर के आगे बढ़ने की दुनिया है, आगे निकलने की दुनिया है, और ये पत्थरों के बीच में लड़ाई हो रही, पत्थरबाजी हो रही है। ये तो किसी देश के विकास के धुरी को तो रोकती ही है। और दूसरी चीज ये है कि यदि आप अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी देश विकसित हो रहे हैं वो विकास का सिर्फ उनका है कि वो व्यापारिक देश है, भारत पर उनकी निगाह लगी हुई है, भारत उनके लिए सबसे बड़ा बाजार है। तो ये देश तो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत में स्थिरता हो। यदि अस्थिरता इस तरीके की यहाँ दिखाई देगी, जब तो उनका बाजार चलेगा, जब राहुल तो जी, उनके शस्त्र बिकेंगे, मैं तमाम चीजें तो व्यापार पर डिपेंड है। राहुल जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक आपने कहा कि इस तरह की हिंसा को सख्ती से रोकने की जरूरत है, और विकास के मामले में इस तरह की हिंसाएं बाधक है। राठी जी, अगर हम चाइना की बात करें, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है और इस तरह की हिंसा को वहाँ कुचल दिया जाता है, तब चाइना तरक्की कर रहा है। हमारे देश में दो चीज़ें हैं, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर दुरुपयोग करते हैं, धार्मिक आज़ादी के नाम पर हिंसा करते हैं, और फिर हम ये भी कहते हैं कि दुनिया की विकास की दौड़ में हम बहुत पीछे रह गए। तो कहीं ना कहीं सरकार को सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी देखनी पड़ेगी। और वो साजिशें अगर देखना शुरू कर दी तो पॉलिटिकल लीडर अगर उनके टूल नहीं बनते हैं तो शांति आएगी, और अगर पॉलिटिकल लीडर विदेशी ताकतों के टूल बनते हैं तो वो हिंदू मुसलमान करेंगे। कोर्ट के आदेश को आपने हिंसा में बदल दिया, ये कौन सा टूल है? आपकी छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल, दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, वो दंगाई ही उसका धर्म है और उसका काम ही दंगे करना है, और सरकारों को बहुत सख्त लहजे से इन दंगाइयों को पकड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी कानूनी सजा, और जल्द से जल्द, मतलब ऐसा नहीं कि 10 साल तक की सजा नहीं हो रही, बिल्कुल तत्कालिक फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस लगा के उन पे कड़ी से कड़ी कानून सम्मत कार्रवाई करना चाहिए। एक दो बार सबक दे देंगे तो मुझे लगता है दंगाई आने से पहले 4 बार सोचें। बिल्कुल, तो ये अजमेर टू संभल तो सिर्फ एक तरह से ट्रेलर है। हमें लगता है कि इस पूरे मामले में जो साजिशें करने वाले हैं उन पर सख्ती की जरूरत है, उनको बेनकाब करने की जरूरत है, और सबको मिलकर कानून के आदेश का पालन करने की जरूरत है, ताकि शांति भी रहे और कानून अपना पालन भी करे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। शर्मा जी आपका बहुत साधुवाद, राठी जी आपका बहुत धन्यवाद, और राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।